हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आज तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसी क्रम में हम हमारे सिलेबस का जो अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे कि पृथ्वी का स्थलाकृतिक स्वरूप। आज हम पृथ्वी के स्थलाकृतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का जो स्थलाकृतिक स्वरूप है उस पर कौन कौन सी स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूपटल पर दिखाई देने वाली विविध जो स्थल हैं, जैसे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इन स्थल रूपों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। आपने देखा होगा कि पर्वत जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, उनके शिखर जो होते हैं शंकु होते हैं। पठार जो होते हैं उनके जो शिखर होते हैं वो मेज के जैसे होते हैं। मैदान होते हैं वो समतल होते हैं। इस प्रकार जो विभिन्न स्थल स्वरूप होते हैं उनके आकार में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। और पृथ्वी पे जो स्थलाकृतिक जो स्वरूप हैं उन्हें हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, एक द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं और एक तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। किंतु इसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो स्थलाकृतिक जो स्वरूप हैं वो बनने के पीछे किन बलों का प्रयास होता है, किन बलों के द्वारा ये स्थल स्वरूप बनते हैं। तो जब हम बलों की बात करते हैं तो एक तो होता है आंतरिक बल और एक होता है बाह्य बल। जो आंतरिक बल होता है उसके द्वारा कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं, बाह्य बल के द्वारा कौन से स्थल स्वरूप बनते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो आप देखोगे कि स्थल स्वरूपों के निर्माण के बनने में दो प्रकार के बल बताए मैंने आपको। एक तो आंतरिक बल होता है जिसे अंतर्जात बल कहते हैं और एक होता है बाह्य बल होता है। तो अंतर्जात जो बल होता है वो उसमें एक तो आकस्मिक गति होती है और एक पटल विरूपणी गति होती है। तो आकस्मिक गति में हमने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी और भूकंप आने से भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक स्वरूप का निर्माण होता है। तो ये आकस्मिक गतियों के अंतर्गत आते हैं। पटल विरूपणी के अंतर्गत महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है और एक पर्वत निर्माणकारी बल होता है। महाद्वीप जो निर्माणकारी बल हैं उसके अंतर्गत एक तो ऊपरी भूमि संचलन होता है और दूसरा होता है अधोमुखी संचलन होता है। महाद्वीप जो निर्माणकारी बल हैं उसमें ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन होता है। और दूसरा जो है पर्वत निर्माणकारी बल होता है। इसके अंतर्गत एक तो तनाव बल होता है और एक होता है संपीड़न बल। जैसा कि हम लोगों को पता है कि तनाव बल होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब दो प्लेटों के मध्य डाइवर्जन होता है तो उस समय तनाव बल कार्य करता है और तनाव बल से स्थल स्वरूप की निर्माण होते हैं। संपीड़न में मैंने बताया आपको कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से कन्वर्जन होती हैं, टकराती हैं, संपीड़न होगा, संपीड़न से इनमें वलन होगा, संवलन होगा, उससे स्थल स्वरूप बनेंगे। तो अपन ने बात करी कि पटल विरूपणी में एक तो महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो जो महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है उसमें ऊपराभिमुखी संचलन होता है और एक होता है अधोमुखी संचलन। पर्वत निर्माणकारी में एक तो तनाव बल होता है और एक होता है संपीड़न बल। तनाव मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तब तनाव बल कार्य करेगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो संपीड़न बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं वो तनाव बल के द्वारा और संपीड़न बल के द्वारा घटित होती हैं। उसके बाद देखिएगा बाह्य बल होता है, उसमें अनाच्छादन की जो क्रिया होती है, अनाच्छादन में अपर्दन भी होता है और अपक्षय भी होता है। दोनों क्रियाएं जब साथ होती है तो उसे अनाच्छादन कहा जाता है। कई बार तो ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अनाच्छादन में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है। एक तो अपक्षय की क्रिया और अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय में अपन बात करेंगे भौतिक अपक्षय होता है, यांत्रिक अपक्षय होता है, जैविक अपक्षय होता है। और अपर्दन के अंतर्गत जैसे वायु के द्वारा अपर्दन होना, जल के द्वारा अपर्दन होना, हिमानी के द्वारा अपर्दन होना, सागरीय अपर्दन होना,
इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो बाह्य बल के अंतर्गत आती हैं। तो हमने पढ़ा है कि स्थल स्वरूपों के निर्माण में जो बल होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा, एक तो आंतरिक बल होता है और एक बाह्य बल होता है। आंतरिक बल में दो बल बात करी, एक तो आंतरिक गति आकस्मिक गति होती है और एक पटल विरूपणी गति होती है। आकस्मिक गति में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद पटल विरूपणी जो गतियां होती है उसमें महाद्वीप निर्माणकारी बल होता है, एक पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। महाद्वीप निर्माणकारी में एक तो ऊपराभिमुखी संचलन होता है और दूसरे में अधोमुखी संचलन होता है। पर्वत निर्माणकारी में तनाव बल, तनाव लगेगा, दूर प्लेटें जाएगी, तनाव बल कार्य करेगा, टकराएगी प्लेटें तो संपीड़न बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार आंतरिक जो बल होते हैं इनसे जो स्थल आकृति जो स्वरूप बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाह्य बल जो होता है उसके अंदर अनाच्छादन की क्रिया होती है, अपक्षय और अपर्दन दोनों होते हैं। अपक्षय के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय की बात कर देंगे। और जो अपर्दन होता है नदी के द्वारा अपर्दन होना, सागर के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा अपर्दन होना, इस प्रकार हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए आप लोग माउंटेन, इनका जो शिखर होता है वह ऊंचा होता है, वो शंकु जैसे होते हैं। और जो पर्वतों से जो छोटी होती है वो पहाड़ियाँ होती हैं। और हम देखेंगे कि जो प्लेट्यू होते हैं वह पर्वत जो होते हैं उन्हीं के पास स्थित होते हैं, परंतु इनका जो आधार होता है वो मेज के जैसा होता है और मैदान जो होते हैं वो समतल होते हैं। इस प्रकार ये जो स्थलाकृतियाँ हैं इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे कि प्रमुख स्थलाकृति स्वरूपों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, एक द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो जैसा कि अपने बलों के बारे में बात करी थी, तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इनका निर्माण जो होता है वह अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात बलों के कारण होता है और सामान्यतः बहुत बड़े होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं महाद्वीप और महासागर, जो महाद्वीप और महासागर होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे में कौन सी आकृति आती है, एक तो आता है महाद्वीप आता है और महासागर आता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण होता है। यहाँ पर दोनों प्रकार के बल ही काम करेंगे, अंतर्जात बल भी काम करेगा और बहिर्जात बल भी कार्य करेगा। तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उसमें पर्वत, पठार और मैदान सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि पर्वत, पठार और जो मैदान होते हैं वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच होते हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं मुख्यतः बहिर्जात बलों के कारण इनका निर्माण होता है। जो बहिर्जात बलों में हमने बात कर दी अनाच्छादन की क्रिया, जिसमें अपर्दन और अपक्षय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो बहिर्जात बलों के कारण होते हैं। इसके द्वारा घाटियों का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने जो स्थलाकृतिक स्वरूप है उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया है। प्रथम श्रेणी के महाद्वीप, महासागर, द्वितीय श्रेणी के पर्वत, पठार, मैदान और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है उनको हम घाटियां और डेल्टा में विभाजित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पर्वत के बारे में। आज अपन बात करेंगे पर्वत क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको चित्र में समझाया कि पर्वत जो होते हैं वो धरातल से ऊंचे भाग होते हैं, जिनका शिखर जो होता है संकुचित होता है, ढाल जो होती है तीव्र होती है। ऐसे स्थल स्वरूप पर्वत कहलाते हैं। ऐसे स्थल स्वरूप पर्वत कहलाते हैं जो अपने धरातल से ऊंचे होते हैं और जिनका शिखर संकुचित होता है, ढाल तीव्र होता है, वो सब पर्वत कहलाते हैं। जो हमारे फ्रेंच महोदय हैं उन्होंने बताया कि वे स्थल स्वरूप जिनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और जिनका ढाल जो है 260 से 350 डिग्री का ढाल हो, वो सब पर्वत कहलाते हैं। और पर्वत जो हैं अभी हमने पढ़ा था कि द्वितीय श्रेणी की उच्चावच हैं और पर्वत के निर्माण के लिए एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक जो फोर्स होता है, अंतर्जात और बहिर्जात बल दोनों ही काम आते हैं। पर्वत अपने निकटवर्ती क्षेत्र की तुलना में जो होता है वो 600 से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। और पर्वतों से जो छोटे छोटे जो स्वरूप होते हैं वो जो ऊंचे होते हैं उनको पहाड़ी के रूप में हम जानते हैं। और पर्वतों को पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अपन अब पर्वतों का क्लासिफिकेशन करेंगे कि पर्वत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या टाइप्स होता है, इनके टाइप्स किस प्रकार होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे आयु के आधार पर पर्वत होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत किस प्रकार के होते हैं और ऊंचाई के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपन आयु के आधार पर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप लोगों को पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के बारे में समझाया था कि हमारे यहाँ पर
प्री कैम्बियन समय के अंतर्गत चर्नियन भूहलचल हुई थी। सिल्यूरियन और डिवोनियन में कैलिडोनियन हलचल हुई थी। परमो कार्बोनिफेरस में हर्सिनियन हलचल हुई थी। और टर्सरी में अल्पाइन जो हलचल हुई है उससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इस आधार पर हम पर्वतों को आयु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला जो पर्वत आएगा वो प्री कैम्बियन पर्वत आएगा, दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। इसके बाद अपन उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर होता है एक वलित पर्वत होते हैं। वलित पर्वत जब दो प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे से कन्वर्जन करती हैं, उनमें टकराव होता है, तो एक प्लेट नीचे की ओर जमीन में निक्षेपित हो जाती है और दूसरी प्लेट जो होती है वलित होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो इससे जो पर्वत बनेगा वलित पर्वत बनेगा। गुंबद के आकार का पर्वत डोम शेप, जब मेग्मा जो होगा धरातल पर आने का प्रयास करेगा परंतु वह धरातल पर नहीं आ पाएगा, तो वह गुंबद के आकार के अंतर्गत चट्टानों को ऊंचा उठा देता है, तो उससे गुंबद के आकार का पर्वत बनता है। संग्रहित जो पर्वत होते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ संग्रहित किए जाते हैं। ब्लॉक पर्वत में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। अवशिष्ट पर्वत होते हैं। उसके बाद देखो ऊंचाई के आधार पर बहुत अधिक ऊंचे पर्वत, साधारण ऊंचाई वाले पर्वत, कम ऊंचाई वाले पर्वत और निम्न ऊंचाई वाले पर्वत। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से पर्वत किस प्रकार के होते हैं। जैसे आयु के आधार पर मैंने बात की आपसे प्री कैम्बियन पर्वत। जो प्री कैम्बियन पर्वत होते हैं हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत कि ये जो टर्नियन भूहलचल हुई है वह प्री कैम्बियन जो समय के अंतर्गत हुई है। इससे जो पर्वत बने हैं ये विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं और इन पर्वतों का जो निर्माण का जो समय है वो 57 करोड़ वर्ष पूर्व का है। जो प्री कैम्बियन जो पर्वत बने हैं इनका जो समय है निर्माण का वो 57 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है और इन पर्वतों के अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और अत्यधिक अनाच्छादन की जो क्रिया हो रही है उस वजह से ये अभी आंशिक रूप में ही दिखाई देते हैं। जैसे अभी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं और यूरोप के इनके जो एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यूरोप के फिनो स्कैंडिया पर्वत हैं, अपना राजस्थान का अरावली हैं, उत्तरी अमेरिका का लोरेंशियन पर्वत, एलगोमन जो पर्वत हैं वो सब प्री कैम्बियन समय के ही पर्वत हैं। तो प्री कैम्बियन पर्वत जो हैं वो चर्नियन भूहलचल के समय बने थे। उसके बाद बात करेंगे अपन कैलिडोनियन पर्वत। जो कैलिडोनियन जो पर्वत हैं आपको पता है कि इनका जो समय है 32 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है और जो फेनरोजोइक जो इयोन था उसका पुराजीवी जो महाकल्प था पेलेजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन और डिवोनियन कल्प, देखिए आप लोग सिल्यूरियन और डिवोनियन जो कल्प हैं उस समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। सिल्यूरियन और डिवोनियन जो कल्प हैं उस समय कैलिडोनियन जो पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ है। और इन पर्वतों की जब उदाहरण की बात करता हूँ मैं आपको तो भारत में जैसे विंध्याचल पर्वत है, महादेव है, सतपुड़ा है, इस प्रकार जो पर्वत हैं भारत के अंतर्गत वो कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का अल्पलिशन पर्वत है, यूरोप में स्कॉटिश अपलैंड और उत्तरी आयरलैंड के जो पर्वत हैं वो कैलिडोनियन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। और इन पर्वतों का जो नाम है याद रखिए आप लोग, स्कॉटलैंड के प्राचीन जो पर्वत हैं कैलिडोनिया के नाम पर इनका नाम कैलिडोनियन पर्वत रखा गया है। इसके बाद देखिए आप लोग हर्सिनियन पर्वत, इनका जो समय है 22 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व इनका समय रहा है निर्माण का। और ये भी फेनरोजोइक जो इयोन है, फेनरोजोइक इयोन का जो पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसमें परमियन और कार्बोनिफेरस जिसे अपन परमो कार्बोनिफेरस कल्प कहते हैं उस समय इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। उस समय धरातल पर हर्सिनियन भूहलचल हुई है, उससे हर्सिनियन पर्वत का निर्माण हुआ है। और इन पर्वतों का जो नाम है जर्मनी की होज पर्वत के आधार पर रखा गया है। इन्हें देखिए अल्टाई पर्वत, वारिस्कन, आर्मोरिकन पर्वत भी कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एशिया में अल्ताई है, तियानशान है, नानशान है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यूरोप में पेनाइन है, वोजेज है, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत जो हैं हर्सिनियन पर्वत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप लोग इनका जो समय है वो याद रखिएगा कि हर्सिनियन जो पर्वत हैं वो परमो कार्बोनिफेरस कल्प में इनका निर्माण हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अल्पाइन पर्वत। तो अल्पाइन पर्वत जो हैं वो वर्तमान से 3 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण का समय रहा है। और ये भी जो फेनरोजोइक जो इयोन है उसका सेनोजोइक जो महाकल्प है, नवजीवी महाकल्प, उसके तृतीय कल्प जिसे अपन टर्शरी कल्प कहते हैं उसके अंदर इनका निर्माण हुआ है। अल्पाइन भूहलचल हुई है जो उस समय
जो तृतीयक जो कल्प है उस समय अल्पाइन भू हलचल हुई है, उससे अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये विश्व के अंतर्गत सबसे नवीन वलित पर्वत हैं और इन पर्वतों की ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। जैसे अपन बात करते हैं हिमालय पर्वत है, कुल्लुनशान पर्वत है, आल्स पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज हैं, ये जो सब है, एटलस हैं, ये सब किस श्रेणी के पर्वत हैं? अल्पाइन जो समय के जो पर्वत हैं उसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं और इनकी ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है। तो हमने यहाँ आयु के आधार पर पर्वतों का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि प्रीकैम्बियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन और अल्पाइन पर्वत, इनके बारे में समझा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार। तो सबसे पहले बात करता हूँ वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत में मैंने बताया आप लोगों को कि वलित जो पर्वत होते हैं वो अभिसारी प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं। जब प्लेटें जो होती हैं आपस में कन्वर्जन करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं इन चीज़ों को कि जब दो प्लेटें टकराती होती हैं, तो जब दो प्लेटें टकराती है तो एक प्लेट जो होती है वो निक्षेपित हो जाती हैं और जो दूसरी जो प्लेट होती है वो वलित होकर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। तो इस प्रकार जो पर्वत जो बनता है, इस प्रकार जो पर्वत बनते हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं। इस प्रकार जो पर्वत बनेंगे वो वलित पर्वत कहलाते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में संपीड़न बल के उत्पन्न होने के कारण धरातलीय चट्टानों में वलन होता है और उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। संपीड़न बल से मुड़कर ऊपर उठे भाग जो होते हैं वो इस प्रकार अपनति और अभिनति के रूप में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही देख लिया आप, वलन हुआ और ये जो नीचे गया उसे अभिनति, और जो भाग ऊपर की ओर उठा उसे अपन अभिनति कहते हैं। तो जो वलित पर्वत होते हैं वो अभिनति और अपनति के रूप में, जो शिखर भाग में जो ऊपर उठ गया भाग वो अपनति के रूप में, जो नीचे की ओर धस गया वह अभिनति के रूप में ये पर्वत आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, संपीड़न बल से मुड़कर ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे भाग को अभिनति कहा जाता है। वलित पर्वतों का जो एक ढाल तो अवतल होता है और दूसरा ढाल उत्तल होता है। और विश्व के नवीनतम और सबसे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो वलित पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। जो सबसे नवीन वलित पर्वत हैं वो वलित पर्वतों की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे रोकी है, एंडीजे, ये जो सब है नवीन वलित पर्वत ही हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आप लोग, दूसरा पर्वत आता है गुंबदाकार पर्वत। जब मैग्मा जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता तो अंदर ही गुंबद के आकार का डोम शेप के रूप में चट्टानों को ऊपर की ओर उठा देता है। तो इस प्रकार जो पर्वत बनता है उसे गुंबद के आकार का पर्वत कहा जाता है। तो देखिए आप लोग कि पृथ्वी के भीतर उबलता हुआ तृप्त मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करता है, परंतु जब ये मैग्मा धरातलीय चट्टानों बाहर नहीं आ पाता तो धरातलीय चट्टानों को गुंबद के रूप में ऊपर की ओर उठा देता है। तो इस प्रकार जो पर्वत बनता है उसे डोम शेप माउंटेन कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका के उटाह राज्य में हेनरी और यूंटा जो पर्वत हैं इसी प्रकार के गुंबद के आकार के पर्वत के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत देखिए आप लोग, संग्रहित पर्वत में क्या हो रहा है कि जो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की धूल कण है, राख है, ये सब बाहर निकल रहे हैं। देखिए आप लोग, जो ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है तो इससे मैग्मा जो बाहर निकल रहे हैं उसको लावा, धूल कण, राख सब निकल रहे हैं और ये सब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर निक्षेपित हो रहे हैं, यहाँ पर बाहर आकर संग्रहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो पर्वत बनेंगे उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं और इन्हें ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए आप लोग कि पवन है, नदी है, हिमनद, लहरों, ज्वालामुखी द्वारा बड़े ढेर के रूप में निक्षेपित पदार्थ एवं एकत्रित मलबे से पर्वतों का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो संग्रहित पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे अपन बात करते हैं जापान का फ्यूजियामा है, इटली का विसुवियस पर्वत है और अफ्रीका का किलिमंजारो जो पर्वत हैं वो संग्रहित पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो ज्वालामुखी से जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो बाहर निकलते हैं वो जमा होते जाते हैं और संग्रहित पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार क्या होता है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, देखिए आप लोग, ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, या तो ये भाग नीचे की ओर धंस जाए, दोनों किनारों के भाग नीचे की ओर धंस जाएगा तो ये भाग ऊपर की ओर रह जाएगा, या ये भाग ऊपर की ओर हो जाए, ये दोनों भाग नीचे की ओर धंस जाए। तो इस प्रकार जो पर्वत बनेगा उसे अपन ब्लॉक पर्वत कहेंगे। तो देखिए आप लोग, ब्लॉक पर्वत क्या है, जब दो समांतर दरारों या भ्रंशों का
मध्यवर्ती भाग जो होता है वह ऊपर की ओर उठ जाए। जब दो समानांतर दरारों या भ्रंशों का मध्यवर्ती जो भाग होता है वह ऊपर की ओर उठ जाए, या तो ये हो जाए यह मध्य के जो मध्य का जो भाग है उसके दोनों ओर के जो भाग हैं नीचे की ओर धंस जाएं, जो मध्य का भाग है उसके दोनों ओर के भाग नीचे की ओर धंस जाएं, उससे खंड पर्वत का निर्माण होता है। तो देखिए आप लोग, या तो मध्य के दोनों ओर के भाग नीचे की ओर धंस जाएं या मध्य का भाग ऊपर की ओर उठ जाए। तो इस प्रकार जो पर्वत का निर्माण होगा उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जो ब्लॉक पर्वत जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वह तनाव बल के द्वारा होता है। तनाव बल लगता है उससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत देखिए आप लोग कि जब चट्टानें जो होती हैं उन पर तनाव बल लगता है तो उनमें दरार भी पड़ती है और भ्रंश भी पड़ जाता है। दरार और भ्रंश पड़ती हैं तो इन्हें भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट हैं, यूरोप के वोजेस पर्वत हैं, वो सब किस श्रेणी के अंदर आते हैं? ब्लॉक पर्वत के अंदर आते हैं। और जब तनाव बल लगता है, तनाव बल लगने के कारण इसमें चट्टानों में दरार या भ्रंश पड़ जाता है, इस वजह से इन्हें भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत को भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। इन्हें होस्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए आप लोग कि अब आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट जो पर्वत होता है वो किस प्रकार बनता है कि अवशिष्ट पर्वत में जो अनाच्छादन जो कारक होते हैं, जो अनाच्छादनकारी जो कारक होते हैं, जैसे पवन है, अपन नदी कारक हैं, ये हिम नद हैं, ये क्या करते हैं? अपर्दन की क्रिया करते हैं। लेकिन वो भाग इन क्रियाओं से अछूता रह जाता है और वो चट्टानी भाग जो होता है वो अन्य भाग की तुलना में ऊपर की ओर उठ जाता है, तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जब नदी जो होती है पठारी भूभाग को काटकर समतल मैदान में बदल देती हैं, किंतु मध्यवर्ती जो भाग होता है वह चट्टानी भाग जो होता है उसका कटाव नहीं हो पाता है। इस वजह से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं इन्हें हम अवरोध पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महादेव पर्वत है, हमारा पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये सब जो होते हैं वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि आप लोग ये जब अपर्दन जो अनाच्छादनकारी जो क्रियाएं होती हैं उनसे कुछ भाग तो कट जाता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है वो अवरोध के रूप में सीधा खड़ा होता है। तो इस प्रकार जो पर्वत बनेंगे उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहेंगे कि अनाच्छादन की जो क्रियाएं हैं उनसे जो ठोस चट्टानें होती है वो कट नहीं पाती हैं, वो अपर्दित नहीं हो पाती हैं, तो अवरोध के रूप में सीधी खड़ी रह जाती हैं। इस वजह से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। जैसे अरावली है, हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस प्रकार की जो पर्वत हैं वो अवरोध पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, एक तो आयु के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ रहे हैं ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारे प्रोफेसर फ्रिंच हैं उन्होंने ऊंचाई के आधार पर पर्वतों के बारे में बताया, उसका वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया कि वे धरातलीय स्वरूप जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और जिनका ढाल जो है 260 से 350 डिग्री के मध्य होते हैं, वो सब संरचनाएं पर्वत कहलाती हैं। तो पर्वतों को ऊंचाई के आधार पर बांटते हैं, तो सबसे पहले आएगा अधिक ऊंचे पर्वत। तो हमें इनकी ऊंचाई याद रखनी है। अधिक ऊंचे नाम से पता लगा, अधिक ऊंचाई है मतलब इनकी ऊंचाई जो है 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंची होगी या 6000 फीट से अधिक ऊंचे पर्वत होंगे, वो अधिक ऊंचे पर्वत कहलाएंगे। 2000 मीटर या 6000 फीट से अधिक ऊंचे जो पर्वत होते हैं उन्हें हम अधिक ऊंचे पर्वत या हाई माउंटेन कहते हैं। जैसे हिमालय जो पर्वत हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। साधारण ऊंचे पर्वत की बात करता हूँ तो इनकी जो ऊंचाई है अगर अपन मीटर में बात करें तो 1500 से 2000 मीटर के मध्य, या फिट में बात करते हैं तो 450 से 6000 फीट के बीच इनकी ऊंचाई होती है। जैसे अपन बात करते हैं हमारा गुरु शिखर जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और पश्चिमी जो घाट हैं वो भी साधारण ऊंचे पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद आता है कम ऊंचाई वाले। तो अब इनकी जो ऊंचाई होगी, और अगर अपन बात करें मीटर में तो 1000 से 1500 मीटर के मध्य होंगे, या फिट में बात करें तो 3000 से 4500 फीट के बीच में इनकी ऊंचाई होगी। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसमें निम्न ऊंचाई के बारे में बात करूं तो इनकी ऊंचाई जो होगी
वो अगर मीटर में कर देखें तो 700 से 1000 मीटर के बीच में होगी, या फिट में बात करें तो 2000 से 3000 जो फिट हैं इसके बीच में इनकी ऊंचाई होगी। इसके अंतर्गत अपन विंध्याचल पर्वत को शामिल करते हैं। इस प्रकार हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा कि पर्वत जो होते हैं वो का क्लासिफिकेशन एक तो आयु के आधार पर होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर होता है और एक ऊंचाई के आधार पर होता है। इसके बाद जब बात कर रहे हैं अपन कि जो पर्वत होते हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो भी स्थलाकृति जो स्वरूप होते हैं उनसे मानव जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित तो होता ही है। जैसे हम बात करते हैं पर्वतों से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, तो पर्वत जो होते हैं आप लोगों को पता है कि प्राचीन समय से ही हमारे सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो हिंदुस्तान है वो ऋषि मुनियों की धरा रही है, तो यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो पर्वतों की जो शांत जो कंदराएं हैं वहाँ पर ध्यान योग लगाए बैठे हुए हैं। उनकी तपोभूमि है, वो उनका आध्यात्मिक केंद्र है। इस प्रकार जो पर्वत हैं वो ऋषि मुनियों की तपोभूमि और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में रही हैं। और हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र की बात करें हम, जैसे बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, केदारनाथ है, वैष्णो माता है, ये सब जो धार्मिक जो आध्यात्मिक केंद्र हैं वो भी पर्वत की श्रेणियों के बीच में ही स्थित हैं। और मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, साहसिक पर्वतारोहण, ये जो सभी क्रियाएं हैं वो पर्वतों से ही संपन्न हो रही हैं। पर्यटन जो हमारा है वो उसका आकर्षण केंद्र पर्वत रहे हैं। इस प्रकार जो हैं पर्वत जो हैं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके साथ जलवायु और वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं, क्योंकि पर्वत जो होते हैं वो मानसूनी जो हवाएं होती हैं उनको रोककर वर्षा करते हैं। इस प्रकार जो हैं पर्वत हैं वो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन पठारों के बारे में। तो पठार जो होते हैं, पठार किसे कहते हैं? पठार वो होते हैं जो सामान्य अपने धरातल से ऊंचे होते हैं और जिनका आधार जो होता है वो मेज के जैसा होता है। इनका जो आधार होता है तो वो चौड़ा होता है और शीर्ष जो होता है वो मेज के आकार का होता है। इनका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष जो होता है वह एक टेबल फॉर्म के रूप में होता है, उसे हम पठार कहते हैं। और पठारों का भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर पठार होते हैं, स्थिति के आधार पर पठार होते हैं, जलवायु के आधार पर बांटते हैं और विकास की अवस्था के आधार पर पठारों को बांटा जाता है। तो जहाँ की हम बात कर रहे हैं कि जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैसे लावा से बनने वाले पठार हैं, हिमानी से बनने वाले पठार हैं, वायु जनित पठार हैं, जलज पठार हैं, इस प्रकार ये उत्पत्ति के प्रकार हैं। स्थिति के आधार पर बात करते हैं, दो पर्वतों के बीच में होगा तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे, पर्वत की तलहटी में होगा तो पर्वतपदीय पठार कहेंगे, और अगर महाद्वीप का अधिकांश भाग ही अगर पठार में बदल गया है तो उसे महाद्वीपीय पठार कहेंगे। जलवायु के आधार पर जिस क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्र जलवायु पाई जा रही है तो वहाँ आर्द्र पठार होगा, जहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जा रही है वहाँ शुष्क पठार होगा, और बर्फ से ढका होगा तो वहाँ इसे हिममंडित पठार कहेंगे। इसी प्रकार अपन विकास के बारे में बात करें तो विकास के आधार पर जैसे एक नवीन पठार होते हैं, एक पुराने पठार होते हैं प्रौढ़ पठार। जो नवीन पठार होते हैं उनमें अपरदन की क्रिया ज़्यादा होती है और उन पर घाटियों का निर्माण होता है। प्रौढ़ पठार होते हैं, पुराने होते हैं, उनमें अपरदन चलता रहता है। वृद्धावस्था में जो अपरदन की क्रिया बहुत ज़्यादा होने के बाद ये संप्राय मैदान में बदल जाते हैं, और पुनः युवित जो मैदान पठार जो होता है वो अपरदित होने के बाद पुनः उसके अंदर उत्थान होने लग जाता है, वो पुनः पठार में बदलने लग जाता है। वृद्धावस्था के बाद वापस उसमें नवयौवन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के पठार को पुनः युवित पठार के नाम से अपन जानते हैं। तो पठार का वर्गीकरण मैंने समझाया आपको, एक तो उत्पत्ति के आधार पर लावा पठार, हिमानीकृत पठार, वायुजनित पठार, जलज पठार, स्थिति के आधार पर अंतर पर्वतीय, पर्वतपदीय, महाद्वीपीय पठार, जलवायु के आधार पर आर्द्र, शुष्क और हिममंडित पठार, विकास के आधार पर नवीन है, प्रौढ़ पठार है, वृद्धावस्था पठार है और पुनः युवित पठार है। इस प्रकार हमने पठारों का वर्गीकरण करा। अब देखिए पठार जो हैं, जैसे हमने पढ़ा पर्वत पठार और मैदान जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, और भूपटल पर लगभग 1/3 भाग पर पठार स्थित हैं। वह स्थलखंड जो आसपास के धरातल से ऊंचा हो जाता है, खड़े ढाल वाला होता है, इसका जो शीर्ष है वो मेज के समान होता है, उसे अपन पठार कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पठार का पहला वर्गीकरण है, देखिए आप लोग, लावा निर्मित पठार। बताया मैंने आपको लावा निर्मित। जब हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि दरारी उद्भेदन हुआ था, तो दरारी उद्भेदन के समय जो क्षारीय लावा निकला था, तो क्षारीय लावा जो होता है वो पतला होता है, और पतला होने के कारण वो धरातल वो फैलता जाता है और परत के ऊपर परत, लेयर के ऊपर लेयर उसकी जमती जाती है।
तो उससे जो पठार बनेगा वो लावा निर्मित पठार कहलाएगा। दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा प्रवाह के फलस्वरूप क्रमिक रूप से जो क्षारीय लावा जो होता है वो परत दर परत ऊपर जमने लग जाता है और स्थलकण समीप सतह से ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार का जो पठार बनता है उसे लावा निर्मित पठार कहेंगे और इसे हम ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं। जैसे हमारा भारत में दक्कन का पठार है और यूएसए का कोलंबिया का जो पठार है वो लावा निर्मित पठार के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमानीकृत पठार। हिमानीकृत पठार जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो हिमनद जो होते हैं उनका अपर्दन होता है और निक्षेपण दोनों क्रिया होती है साथ साथ। तो इस प्रकार जो पठार बनेगा उसे हिमानीकृत पठार कहेंगे। हिमनद जो होते हैं उनमें अपर्दन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा पर्वत श्रेणी जो है उसके भाग घिसते जाते हैं और ज़्यादा अपर्दन होने के बाद वो पठार का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की, अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है, ग्रीनलैंड है, वहाँ पर हिमानीकृत पठार पाए जाते हैं। वहाँ पर जो हिमनद होते हैं उनमें अपर्दन होता जाता है, अपर्दन होने के बाद वो पठार का रूप ले लेते हैं। जैसे भारत के अपन गढ़वाल पठार है और उसके बाद लेब्राडोर और स्कैंडिनेविया और अलास्का जो ऐसे जो पठार हैं वह हिमानीकृत पठार के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं वायुजनित पठार। वायुजनित पठार में क्या होता है, देखिए कि जो पवन होती हैं वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर लेके आती हैं। तो पवन जो अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर लेके आती है तो वो किसी स्थान पर उनका निक्षेपण कर देती है, उनको जमा कर देती हैं। तो जैसे ही वो जमती जाती है उसके बाद जिन पठारों का निर्माण होगा वायुजनित पठार कहलाएंगे। जैसे पाकिस्तान का पोतवार का पठार है, चीन का लोयस का पठार है, ये वायुजनित पठार ही हैं। जलकृत पठार कैसे बनेगा कि देखिए आप लोग, समुद्री भाग अथवा भूसन्निधियों में निरंतर जमा हुए अवसाद जब कभी आंतरिक हलचलों से समुद्र तल से क्या हो जाए, ऊपर की ओर उड़ जाएं, उस प्रकार जलज पठार का निर्माण होगा। जो भूसन्निधियां हैं और समुद्री जो भाग होते हैं उसके अंतर्गत अवसाद का जमाव किया जाता है, अवसाद जमता जाता है और जैसे ही आंतरिक हलचल हुई, भूकंप या ज्वालामुखी घटनाएं हुई, तो उस समय ये जो अवसाद जो जमा हुआ था ये भाग ऊपर की ओर उड़ जाता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, जलज पठार के रूप में जानते हैं। जैसे म्यांमार के अंतर्गत शान का जो पठार है वो जलज पठार का ही उदाहरण है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर सबसे पहला आएगा अंतर पर्वतीय पठार। देखिए आप लोग, जो माउंटेन होती है, जैसे दो माउंटेन हैं और उसके बीच में अगर कोई पठार आ जाता है तो उसे हम अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे हिमालय और कुनलुन शान जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच में तिब्बत का पठार आ जाता है। और जैसे अपन बात करें ईरान के पठार के बारे में बात करें तो जैग्रोस और जो एल्ब्रूज और जैग्रोस जो पर्वत हैं उसके बीच का जो पठार ईरान का पठार कहलाएगा। और पॉन्टिंग और टारस जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच के अंतर्गत जो पठार होगा उसे अनातोलिया का पठार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये तो हिमालय पर्वत हो गया, ये कुनलुन पर्वत हो गया, तो इसके बीच में जो पठार होगा वो तिब्बत का पठार होगा। जैसे अपन बात करें ये जैग्रोस एल्ब्रूज, इसके बीच में जो पठार होगा ईरान का पठार होगा। अगर इसको अनातोलिया का पठार कहेंगे तो एक पॉन्टिंग और एक टारस श्रेणी होगी। तो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो माउंटेन रेंज होती है उसके बीच में जो पठार बनता है उसे हम अंतर पर्वतीय पठार के रूप में जानते हैं। यह पठार पर्वतों से घिरे होते हैं। इनका निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा वलित पर्वतों के निर्माण के साथ होता है और पर्वतों में के मध्य होने के कारण इन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। उदाहरण मैंने समझे आपको, हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार है, बोलिविया का पठार, उसके बाद ईरान का जो पठार है वो जाग्रोस एल्ब्रूज पर्वतों के बीच में है, अनातोलिया का पठार जो है पॉन्टिंग और जो टारस जो पर्वत हैं उनके बीच के अंतर्गत स्थित है। तो दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच में जो पठार होगा उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है पर्वत पदीय पठार। देखिए आप लोग, ये माउंटेन है और उसकी तलहटी में इस प्रकार जो प्लेट्यू का निर्माण हो रहा है उसे हम पर्वत पदीय पठार कहते हैं। और जो माउंटेन है उसकी तलहटी के अंतर्गत इसका निर्माण होता है, जिससे इसे पीडमांट का पठार भी कहा जाता है। ये पठार पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में स्थित होते हैं, पर्वत के तलहटी वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। इन पर्वतों इन पर्वतों को देखिए गिरिपद पठार भी कहेंगे और पीडमांट पठार भी कहेंगे, क्योंकि ये जो पर्वत हैं उसकी पदेन क्षेत्र में स्थित है। ये पठार एक ओर से तो क्या होते हैं, ऊंचे पर्वत श्रेणियों से घिरे होते हैं
और दूसरी ओर जो होते हैं वो सागर या मैदान से घिरे होते हैं। तो देखिए आप लोग, ये वाला जो क्षेत्र है, या एक तरफ मैदान होता है, एक तरफ सी होता है, और एक तरफ माउंटेन से घिरा हुआ होता है। जैसे अपन बात करें इनके एग्जाम्पल की, अर्जेंटीना का पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंडीज पर्वत की तलहटी के अंतर्गत जो पेटागोनिया का जो पठार आता है उसे अपन पर्वतपतीय पठार कहते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग, महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार के बारे में बात की मैंने कि यदि महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वही अगर पठार के रूप में बदल जाए तो उसे अपन महाद्वीपीय पठार कहेंगे। जैसे अपन बात करें अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, दक्कन का पठार, ये सब महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आया जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर मैंने बताया कि जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ आर्द्र पठार होंगे, जहाँ शुष्क परिस्थितियाँ होगी वहाँ शुष्क पठार होगा, और जहाँ हिमाच्छादित बर्फ से ढके रहेंगे क्षेत्र वहाँ हिमाच्छादित जो पठार होंगे। जैसे अपन बात करें आर्द्र पठार, इन पठारों पर प्राय 50% आर्द्रता और वर्षा अधिक होती है। वर्षा ज़्यादा होगी तभी वायु में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे मेघालय है, मालागासी का जो पठार है वो आर्द्र पठार के उदाहरण है। शुष्क पठार, जहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। जहाँ पर वर्षा क्या होती है, कम होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वाष्पीकरण जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार वहाँ जो शुष्क स्थितियाँ बनेगी तो वहाँ पर जो पठार होगा वो शुष्क पठार कहलाएगा। जैसे तारीम पठार हैं, गोबी पोतवार का जो पठार है, ये सब शुष्क पठार के उदाहरण हैं। हिमाच्छादित जो पठार है, जब ऊंचे क्षेत्र और उच्च अक्षांश वाले जो भाग हैं हमारे ध्रुवों वाले, वहाँ पर यदि बर्फ जम जाए तो उस प्रकार पठार बनेगा, वो हिमाच्छादित पठार कहलाएगा। जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ जमी रहती है तो उसे हिमाच्छादित पठार के रूप में जानते हैं। तो जलवायु के आधार पर आर्द्र और शुष्क और हिमाच्छादित पठार बांटे अपन ने। अब विकास की अवस्था के आधार पर पठार का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला था नवीन पठार। नवीन पठार क्या होते हैं कि जो नए पठार होते हैं, और ये पठार जो होते हैं अपने आसपास के जो मैदान क्षेत्र होते हैं उनसे थोड़े ऊंचे की ओर उड़ जाते हैं, उनसे अलग होते हैं, उनसे थोड़े ऊंचे होते हैं। और नवीन जो पठार होते हैं इन पर अपरदन की क्रिया क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अपरदन की क्रिया ज़्यादा होने से यहाँ पर नदी घाटियों का निर्माण करती हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो पठार पर नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो नवीन पठार वो होते हैं जो तरुण पठार होते हैं और इन पर अपरदन की क्रिया ज्यादा होती है और यहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है। दूसरा प्रौढ़ पठार, नाम से पता लग रहा है प्रौढ़ मतलब पुराने पठार, और जिन पर अपरदन की क्रिया होती रहती है। और ये क्या होते हैं, अपरदन होने से उबड़ खाबड़ और विषम धरातल वाले हो जाते हैं। इनके किनारे कैसे होते हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं, स्टेप नुमा, इनके किनारे सीढ़ी नुमा होने लग जाते हैं। और आप देखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशन का जो पठार है वह प्रौढ़ पठार का उदाहरण है। तो प्रौढ़ पठार नाम से पता लग रहा है कि पुराना पठार है और इस पर अपरदन की क्रिया अधिक होने से जो धरातल है ये उबड़ खाबड़ और विषम धरातल का रूप ले लेते हैं। ये वृद्धावस्था वाला पठार, मतलब जो पठार जो है उसमें अपरदन की क्रिया इतनी हुई है कि उससे समप्राय मैदान का निर्माण हो गया। जैसे राज्य का पठार है, वृद्धावस्था का पठार है। और पुनः युवित पठार, मतलब ये वापस आंतरिक जो हलचल हुई है उसके कारण वापस इस पठार का उत्थान हो जाता है। ये वृद्धावस्था में जा चुका होता है किंतु आंतरिक भू हलचल होने के कारण ये वापस इसके अंदर पुनः उत्थान होने की क्रिया हो जाती है, और उत्थान होने का पुनः अपरदन होने लग जाता है, तो उसे पुनः युवित पठार कहते हैं। देखो, आंतरिक हलचलों के कारण वृद्धावस्था पठार जो प्राप्त कर चुका पठार होता है वह उसमें पुनः उत्थान होने लग जाता है और उस पर अपरदन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के पठार को हम पुनः युवित पठार कहते हैं। तो विकास की अवस्थाओं के आधार पर नवीन पठार, प्रौढ़ पठार, वृद्धावस्था पठार, पुनः युवित पठार के रूप में अपन वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमने पर्वतों का महत्व पढ़ा उसी प्रकार पठारों का महत्व भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पठार जो होते हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो करते ही हैं। क्योंकि पठारों के अंतर्गत, जैसे आर्थिक रूप से बात करूं मैं आपसे, कि पठारों के अंतर्गत जो हैं बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, और पठारों की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती हैं। तो उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ कृषि कार्य होगा, कृषि कार्य होगा तो आबादी रहेगी, और इसकी जो तीव्र ढाल हैं पठारों के, वहाँ से नदियाँ निकलेगी तो जलप्रपात बनाएगी। और हम बात करें कि जो पठार जो होते हैं उनके धरातल कठोर होते हैं तो वहाँ जलाशय और तालाब का निर्माण होगा। इस प्रकार जो पठार होते हैं वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो इसमें अधिक आबादी रहती है,
मिट्टी पर गहन कृषि होती है, बहुमूल्य खनिजों के भंडार होते हैं, तीव्र ढालों से नदियां निकलती है, जलप्रपात बनाती हैं, कठोर धरातल होता है तो जलाशय तालाब बनते हैं, पठारों पर पर्वतों की अपेक्षा यातायात के साधन अधिक विकसित होते हैं और मैदान की तुलना में कम विकसित होते हैं, क्योंकि मैदान तो वैसे ही अधिक उपजाऊ होते हैं और समतल होते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन स्थल जो हमारी सुविधाएं हैं वो विकसित हम कर सकते हैं। अब बात करें, देखिए हम कि विश्व के जो पठार हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम, कि जैसे सबसे पहले बात करें हम कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत देखिए आप लोग, एक तो मैकेंजी का पठार है, कोलंबिया का पठार है, जो इंपॉर्टेंट पठार है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको मैपिंग से समझा रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत मैकेंजी का पठार है, कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है और ग्रेट बेसिन का पठार है और मैक्सिको पठार है और लेब्राडोर का पठार है। इसी प्रकार देखिए आप लोग दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत बोलीविया पठार, गुयाना पठार, ब्राज़ील का जो पठार है वो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है। इसी प्रकार अफ्रीका के अंदर बात करें, टेंगानिका पठार है, इथोपिया पठार है और अपन इधर बात करें तो अनातोलिया का पठार है, पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, ईरान का पठार है, भारत में मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है और जो म्यांमार के अंतर्गत शान का पठार है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्वींसलैंड का पठार है, उर्फान का पठार है। इस प्रकार जो विश्व में पठारों का वितरण भी हमने देखा। आपसे छोटा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जैसे बात करें कि भाई उत्तरी अमेरिका के 2 पठार 3 पठारों के नाम लिखिए, दक्षिण अमेरिका के पठारों के नाम लिखिए, विश्व में जो महाद्वीप है उसके अंदर जो प्रमुख पठार पाए जाते हैं उनके बारे में समझाइए। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन से पठार हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, अफ्रीका में कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है और जो यूरोप और एशिया है उसके अंदर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मैदानों के बारे में बात करें। हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, मैदानों के पठार के बारे में बात करा और अब हम मैदान के बारे में बात कर रहे हैं कि मैदान है क्या। तो मैदान भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावची हैं। पर्वत पठार और मैदान जो हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में ही शामिल होते हैं और मैदान जो होते हैं वो मंद ढाल वाले होते हैं, समतल होते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है और बिल्कुल ये समतल होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हम मैदान कहते हैं। मैदान जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैदानों का जो निर्माण होता है जलमग्न स्थल खंडों के उत्थान, सागर के निर्वर्तन, अवसादों के निक्षेपण तथा विभिन्न उच्चावच के अपर्दन से होता है। अपर्दन होने से मैदानों का निर्माण होता है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर असमानता देखी मिलती है। जैसे हॉलैंड का जो पोल्ड्रस मैदान है वो समुद्र तल से नीचा है और जबकि कश्मीर का जो मैदान है वो 1700 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर इनमें भिन्न असमानता देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे कि मैदान किसे कहेंगे, तो उसकी एक सटीक परिभाषा ये रहेगी कि अपेक्षाकृत समतल, क्रमिक, मंद ढाल व निम्न उच्चावच वाले धरातलीय भूभाग जो समतल होते हैं उन्हें हम मैदान कहते हैं। मैदान जो होते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं और मैदानों का ये क्लासिफिकेशन जो है हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अपर्दनात्मक मैदान और एक निक्षेपणात्मक मैदान। मतलब अपर्दन मतलब जिनका अपर्दन हुआ है, जहाँ पर डिपोजिशन हुआ है उसे निक्षेपणात्मक मैदान कहेंगे। अपर्दन में जैसे नदी के द्वारा अपर्दन हुआ तो नदीकृत मैदान कहलाएगा, हिमानी के द्वारा हुआ हिमानीकृत मैदान कहलाएगा, वायु के द्वारा हुआ तो वायुकृत मैदान कहलाएगा और चूने की जो अपर्दन हुआ तो काष्ठ मैदान कहलाएगा। इस बार निक्षेपण की बात करूं मैं तो जल के द्वारा निक्षेपण हो रहा तो जलोढ़ मैदान कहलाएंगे, सबसे उपजाऊ मैदान होते हैं ये। हिम के द्वारा हुआ तो हिमोड़ मैदान कहलाएंगे और बारीक कणों के द्वारा मरुस्थल में निर्माण हुआ तो लोएस मैदान कहलाएंगे। लावा के द्वारा मैदान का निर्माण हुआ तो लावा मैदान कहलाएगा और झील द्वारा हुआ तो झील निर्मित मैदान कहलाएगा। तो जिनसे निक्षेपण हुआ है उनके आधार पर जलोढ़ मैदान, हिमोड़ मैदान, लोएस मैदान, लावा मैदान, झील निर्मित मैदान। अपर्दन में नदी के द्वारा हुआ से नदीकृत मैदान, हिमानी के द्वारा हुआ तो हिमानीकृत मैदान, वायु के द्वारा अपर्दन हुआ वायुघर्षित और चूने की जो आकृतियां हैं उनका जल के द्वारा अपर्दन हुआ तो उसे काष्ठ मैदान के रूप में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं अपर्दनात्मक मैदान जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि अपर्दन चक्र की समाप्ति पर सभी उच्चावच जो होते हैं वो समप्राय मैदान में बदल जाते हैं। अपर्दन चक्र की जो समाप्ति होती है सभी जो उच्चावच जो होते हैं, जो ऊंची स्थलाकृतियां होती हैं वो समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ अपर्दन में, सबसे पहले आती है नदीकृत मैदान।
नदी क्या करती है, अपने मार्ग में आने वाले जो विषम धरातल होते हैं उनको काटती हैं, उनका अपरदन करती हैं और उनको समतल बनाकर मैदान बना देती हैं। इस प्रकार के जो मैदान होते हैं वो नदीकृत मैदान कहलाते हैं। और संप्राय मैदान में क्या होता है, देखिए जब अपरदन होता है तो कुछ जो चट्टानें होती हैं वो अपरदन से बच जाती हैं, कुछ जो विषम धरातल होते हैं वो अपरदन होने से बच जाते हैं। तो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में शेष रहते हैं, उसे अपन मोनाडनोक कहते हैं। जैसे मैदान है और इसके बीच में कुछ जो प्रतिरोधी जो चट्टानें हैं वो जो अपरदन होने से बच जाती हैं तो उसे हम मोनाडनोक के नाम से जानते हैं। पेरिस और लंदन बेसिन जो होता है वो नदीकृत मैदान का ही उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं दूसरा हिमानीकृत मैदान। हिमानीकृत मैदान क्या होता है, देखिए आप लोग, जो उच्च पर्वत जो शिखर हैं जहाँ बर्फ जम रही है, उच्च अक्षांश है जहाँ पर बर्फ का आवरण पाया है, वहाँ हिमानी अपरदन से उच्च भूभाग जो होते हैं वो घिसते जाते हैं। उच्च भूभाग जो हैं अपरदन के कारण क्या होते हैं, वो घिसते जाते हैं और सपाट मैदान के रूप ले लेते हैं। और हिमनद के नीचे धरातल जो होता है रगड़ और घर्षण के द्वारा क्या होता रहता है, समतल मैदान के रूप में बदलता रहता है। जैसे हम बात करते हैं कनाडा है, स्वीडन है, फिनलैंड, यहाँ पर जो मैदान है वह हिमानीकृत मैदान है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इसके बाद देखिए आप लोग वायु घर्षित मैदान। वायु घर्षित मैदान नाम से पता लग रहा है कि वायु जो होती है यांत्रिक अपक्षय करती है और जो चट्टानें ढीली हो जाती हैं उन चट्टानों के कणों को, उन शेल कणों को उड़ाकर ले जाती हैं और मार्ग में जो पड़ने वाली जो उत्थित जो चट्टानें होती हैं उनका भी क्या करती है, अपघर्षण करती हैं। इस प्रकार जो मैदान का निर्माण होगा उन्हें वायुघर्षित मैदान कहेंगे और वायुघर्षित मैदान से जो बनेगा मैदान उसको पैडी प्लेन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैडी प्लेन जो मैदान है किसके द्वारा बनते हैं, वायु के द्वारा घर्षण के से जो मैदान बनेगा उससे अपन पैडी प्लेन के नाम से जानते हैं। कास्ट मैदान के बारे में बताया मैंने कि जो चूने की जो चट्टानें होती हैं वो भूमिगत जल से अपरदित होने की अंतिम अवस्था में आती हैं और उसकी धरातलीय विषमता समाप्त होने के बाद जो मैदान बनेगा उसे कास्ट मैदान के नाम से जानते हैं। मतलब जो चूने की जो चट्टानें होती हैं उसमें जल, भूमिगत जल के द्वारा अपरदन होने से जो मैदान बनेगा उसे अपन कास्ट मैदान कहते हैं। जैसे अपन भारत में नैनीताल है, अल्मोड़ा, यूगोस्लाविया और फ्रांस का जो चूना जो प्रदेश है वो कास्ट मैदान के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करता हूँ निक्षेपणात्मक जो मैदान है डिपोजिशन से बनने वाले। अभी तो जो हमने पढ़े वो अपरदन के द्वारा बनने वाले मैदान थे, अब निक्षेपण हो रहा है मतलब पदार्थों का जमाव हो रहा है, उसके आधार पर मैदान। जलोढ़, जो नदियां होती हैं वो अपने साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, मलबे को अपने साथ बहा कर लेके आती हैं और इनको जमाव कर देती हैं, उनको जमा देती हैं, उनका निक्षेपण कर देती हैं। तो उससे जो मैदान बनता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं या कापीय मैदान कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग होता है ये इसी का उदाहरण है जलोढ़ का। तो इस जलोढ़ मैदान के अंतर्गत देखिए आप लोग कि जो पर्वत पदीय जो मैदान होते हैं जैसे भाबर है, तराई है, जैसे बाढ़ का मैदान, जैसे बांगर है, खादर है, डेल्टा मैदान है, ये सब जो हैं जलोढ़ मैदान के ही उदाहरण हैं। इसमें जो नदियाँ होती हैं वो ऊंचे भागों से जो अपरदित मलबे को बहाकर अपने साथ लाती है और निम्न भाग के अंतर्गत, निम्नवर्ती भागों के अंतर्गत इसको निक्षेपित करती है, इसको डिपोजिशन कर देती हैं। उससे जो मैदान बनेगा उसको जलोढ़ मैदान कहेंगे। जैसे पर्वत पदीय जो मैदानों में भाबर तराई का मैदान होता है, बाढ़ का मैदान में बांगर और खदर की बात करते हैं, और डेल्टा में मन गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है वो इसके उदाहरण होता है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मैदान होता है वो जलोढ़ और कापीय मैदान ही होता है। उसके बाद आता है हिमोड़, मतलब जो हिमानी से बनने वाले, हिमानी द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है तो उससे जो मैदान बनेंगे वो हिमोड़ मैदान कहलाएंगे। हिम रेखा के नीचे हिमानी के द्वारा जो कंकड़, पत्थर, बजरी जो से या मृतिका टिल मैदान या हिमानी के पिघले जल द्वारा बारीक कणों का निक्षेपण होता है, उससे हिमोड़ मैदान का निर्माण होता है। जो हिम रेखा के नीचे मिट्टी है, कंकड़ है और बजरी है और मृतिका है, ये सब निक्षेपित होती जाती हैं, इससे जो निर्माण होगा वो हिमोड़ मैदान कहलाएगा क्योंकि ये हिमानी के द्वारा हो रहा है। इसके बाद देखिए आप लोयस का मैदान। लोयस जो मैदान है इसका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में देखा जाता है कि
हवा के साथ जो होता है, जो बारीक मिट्टी के जो कण होते हैं उनका जमा होता है। वो जो वायु होती है, हवा होती है, वो बारीक मिट्टी को क्या करती है, अपने साथ लेकर दूसरी जगह पर उसको निक्षेपित करती जाती हैं। तो लोएस मैदान का निर्माण होता है। जैसे अपन चीन की बात, चीन है, अर्जेंटीना है, और कैस्पियन सागर के जो सहारे हैं, लोएस के जो मैदान है वो इसके उदाहरण हैं। लोएस का जो मैदान है प्रमुखतः मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लावा निर्मित मैदान। जैसे मैंने बात की, लावा निर्मित मैदान कैसे बनेगा, जब दरारी उद्भेदन होगा, तो दरारी उद्भेदन होने के कारण क्षारीय लावा निकलेगा। क्षारीय लावा पतला होता है, वह लावा जो होता है वह धरातल पर फैल जाता है पतली परत के रूप में, और वो मैदान का निर्माण करता है। उसमें लावा होता है, राख होती है, बारीक शेल के कण होते हैं, वो सब लावा निर्मित मैदान ही हैं। जैसे अपन बात करें, अपन ये दक्षिण भारत के अंतर्गत जो लावा का जो मैदान है वो लावा निर्मित मैदान ही है। इसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी के साथ जो बाहर निकलते हैं पता, जिसमें लावा भी होता है, राख भी होता है, बारीक शेल के कण होते हैं, ये पतली परत के रूप में क्या होते हैं, जमते जाते हैं, और इस प्रकार लावा निर्मित मैदान बनते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। इसके बाद आते हैं झील निर्मित मैदान। झील निर्मित मैदान में क्या होता है, देखिए आप लोग, कि जब कभी नदियां जो होती है ना, वो अवसादों का क्या करती है, निक्षेपण करती रहती है, निक्षेपण करती रहती हैं, और जो तलछट होता है ये क्या होता है, जमा होता जाता है और एक उपजाऊ मैदान का रूप ले लेता है। और जब कोई भू हलचल हुई, तो भू हलचल होने के कारण जो झील जो होती है उसका पानी तो इधर उधर फैल जाता है, और ये तली जो होती है वो मैदान में, उपजाऊ मैदान में बदल जाती है। तो इस प्रकार जो मैदान बनेगा वो क्या कहलाएगा, झील निर्मित मैदान कहलाएगा। जैसे हंगरी का मैदान और अमेरिका के जो प्रेरी प्रदेश के अंदर जो मैदान बनते हैं वो झील निर्मित मैदान होते हैं। नदियां जो होती है वह उपजाऊ जो पदार्थ होता है उसको निक्षेपण कर देती है, तलछट में जमा कर देती हैं। आंतरिक भू हलचल हुई, और आंतरिक भू हलचल होने के कारण पानी तो इधर उधर फैल जाएगा, और इस प्रकार ये जो तली जो है वो मैदान में बदल जाएगी। तो इस मैदान को झील निर्मित मैदान कहेंगे। तो अपन ने बात की, देखिए आप लोग, जलोढ़ मैदान, दूसरा हिमोड़ मैदान, लोएस मैदान, लावा निर्मित मैदान और झील निर्मित मैदान के बारे में अपन बात की, जो निक्षेपण से बनते हैं। इस प्रकार अब अपन बात करेंगे मैदानों का महत्व क्या क्या है। जैसे अपन ने पर्वत पठार का महत्व पढ़ा, उसी प्रकार मैदानों के महत्व के बारे में बात करूंगा कि मैदान जो बनते हैं नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई उपजाऊ जो मिट्टी होती है, मलबा होता है, उससे बनते हैं। तो यहाँ पर कृषि कार्य सबसे ज़्यादा होगा। कृषि कार्य होगा तो यहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव है, घनत्व ज़्यादा रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। और हमारे विश्व की जो प्रमुख सभ्यता हैं, जैसे दजला फरात की सभ्यता है, नील नदी की जो सभ्यता है, बेबीलोनिया की सभ्यता है, ये सब मैदानों में ही विकसित हुई हैं, और मैदान नदियों के द्वारा ही बनाए गए हैं। इस प्रकार इन मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैदानों को सभ्यताओं का पालना क्यों कहते हैं, क्योंकि विश्व की जो सभी सभ्यताएं हैं, जैसे अब उदाहरण बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता है, दजला फरात सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता, नील नदी घाटी की जो सभ्यता है, कालीमंगा जो सभ्यता है, ये विश्व की प्रमुख सभ्यता है, मैदानों में ही विकसित हुई है। इस वजह से मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या जो है मैदानों में निवास करती है। मैदान समतल होते हैं, यहाँ रेल मार्ग, सड़क वगैरह आदि की जो सुविधाएं हैं इन्हें अपन आसानी से बना सकते हैं। मैदानों में सिंचाई के साधन हैं और विशेषकर नहरें आसानी से बनाई जा सकती हैं। मैदान सभी प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनके सर्वोत्तम स्थल होते हैं। इस प्रकार मैदान हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर पर्वतों के बारे में पढ़ा, पठारों के बारे में पढ़ा, मैदानों के बारे में बात की। अब अपन विश्व के जो प्रमुख जो घास वाले जो मैदान हैं उनके बारे में बात करूंगा। जो ब्लैक लिखा हुआ है इससे वो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो रेड से लिखे हुए हैं वह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में देखिए आप लोग, पेरीज जो हैं, जो घास का मैदान है वो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित हैं, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। तो उत्तरी अमेरिका का कौन सा मैदान, पेरीज मैदान है। दक्षिण अमेरिका में आ जाओ आप। दक्षिण अमेरिका में देखिए आप, लानोज वेनेजुला के अंदर स्थित हैं, ये उष्णकटिबंधीय हैं। कंपोज जो ब्राज़ील के अंदर स्थित हैं, ये उष्णकटिबंधीय हैं। सेल्वास ब्राज़ील और पेरू के अंतर्गत स्थित हैं। पंपाज जो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, अर्जेंटीना में स्थित है। कई बार इनका नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पंपास जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना में पाया जाता है।
कैंपोज कहाँ पाया जाएगा, ब्राज़ील में पाया जाएगा। लानोज वेनेजुला में पाया जाएगा। सेल्वास जो हैं वो ब्राज़ील और पेरू के बीच में पाया जाएगा। और उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरीज हैं यूएसए और कनाडा में है फैला हुआ है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के हमने घास के मैदानों के बारे में बात की। उसके बाद अफ्रीका में आता हूँ मैं, तो अफ्रीका में देखेंगे हम दक्षिण अफ्रीका में के जो घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, उसे वेल्ड कहते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय मैदान है उसे सवाना का मैदान कहते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग यूरोप में पुश्ताज हैं। इसके प्रकार देखिए आप लोग यूरोप और एशिया में स्टेपी जाता है, इसे विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चीन का मंचूरिया है। और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो डाउन्स जो हैं वो घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। न्यूजीलैंड का कैंटबरी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। तो हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान और उष्ण कटिबंधीय मैदानों के नाम पूछे जा सकते हैं, इनके महाद्वीप के अकॉर्डिंग इनके नाम पूछे जा सकते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि 2 शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान या 2 उष्ण कटिबंधीय मैदानों के नाम लिखिए। या आपसे जो ज्योग्राफी का जो लेक्चर परीक्षा का जो एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे पंपाज जो है कहाँ पर हैं, वेल्ड कहाँ पर हैं। इनको सुमेलित भी करा सकता है कि कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय मैदान है। इसके बारे में अब बात करेंगे हम मरुस्थल के। हमने पर्वत पठार मैदान के बारे में बात की। अब अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो है मरुस्थल। मरुस्थल क्या है? मरुस्थल वो क्षेत्र होता है जहाँ शुष्क परिस्थितियाँ विकसित हो, जहाँ वर्षा बहुत कम होती हो, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता हो, तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ होने से, शुष्क परिस्थितियाँ मतलब वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति, जिसे मरुद्भिद वनस्पति हैं, उसका यहाँ पर विकास होगा। अगर अक्षांश की बात करूँ मैं, तो विश्व के प्रमुख जो गर्म जो मरुस्थल हैं वो 25 से 30 डिग्री जो अक्षांश जो हैं उसके बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्व के जो सबसे गर्म मरुस्थल हैं अक्षांश की बात करें तो 25 से 30 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग के अंतर्गत ये मरुस्थल देखने को मिलते हैं। अक्षांश के आधार पर मैं इनको 2 भागों में बांटूंगा, एक तो उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल और एक उच्च अक्षांशीय, उच्च अक्षांश के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थल। जो 40 डिग्री से कम अक्षांश के बीच में स्थित होंगे वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहलाएंगे। जैसे अपन बात करें सहारा जो मरुस्थल हैं वह उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और ठंडे मरुस्थल जो कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ उच्च अक्षांश होगा, जो गोलार्ध होंगे, जहाँ पर बर्फ जमा रहेगी, जैसे गोबी है, पेटागोनिया है, तकला मैदान है। इस प्रकार ये 40 डिग्री से अधिक अक्षांश के अंतर्गत जो मरुस्थल स्थित होते हैं उन्हें हम उच्च अक्षांशीय मरुस्थल कहते हैं। और जो 40 डिग्री से कम में स्थित होते हैं उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए आप लोग विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि जो मरुस्थल हैं वो कौन कौन से मरुस्थल हैं विश्व में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका में देखेंगे हम कि ग्रेट जो बेसिन है मरुस्थल वो शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ये अमेरिका का। दूसरा है सोनोरन मरुस्थल जो है ये भी अमेरिका के अंतर्गत हैं, वो तो शीत मरुस्थल हैं, ये उष्ण मरुस्थल के रूप में है। इसके बाद अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ अटाकामा मरुस्थल है। और अफ्रीका के अंदर जब अपन आते हैं तो अफ्रीका में देखिए आप लोग सहारा मरुस्थल हैं। सहारा मरुस्थल देखिए अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी जो सहारा है वहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद देखिए आप लोग ये अरेबियन जो मरुस्थल है अरब देश में, वो माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नाइजर, सूडान तक फैला हुआ है। उसके बाद देखो काराकुम, जो काराकुम शीत मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान के अंतर्गत हैं। अपन बात करें देखो मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल हैं। टकला माकन शीत मरुस्थल चाइना के अंतर्गत स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। लद्दाख जो है भारत के अंतर्गत स्थित है, शीत मरुस्थल है। इधर देखिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया का तो पूछ लिया जाता है प्रश्न की भी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों के नाम लिखिए, जैसे ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप लोग अफ्रीका का जो है कलारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना नामीबिया के अंदर स्थित है। इस प्रकार विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो हैं उसके मैपिंग के द्वारा हमने जाना
कि उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं, अफ्रीका में कौन से हैं, भारत में कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए आप लोग कि अब अफ्रीका के मरुस्थलों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपन कि अफ्रीका के जो मरुस्थल हैं उसमें सबसे पहले मरुस्थल आता है सहारा मरुस्थल। सहारा जो होता है एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है वीरान। हमने पढ़ा था भी सहारा जो मरुस्थल हैं, देखिए आप लोग जो सहारा मरुस्थल हैं उसका जो विस्तार है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा तक इसका विस्तार है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आप लोगों को पता है, ये कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, साधारण प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और जैसे अपन बात करते हैं चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, तो ये पथरीले जो मरुस्थल हैं उसका उदाहरण है। और यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि तुआरेंग और बुदुइन जो जनजाति हैं वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती हैं। पूछा गया प्रश्न है कि बुदुइन और तुआरेग जो जनजातियां हैं वो किस मरुस्थल में निवास करती हैं, वो है सहारा मरुस्थल। देखिए आप लोग सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का मैप, इसके अंदर ये सहारा मरुस्थल इस क्षेत्र तक विस्तृत हैं। उसके बाद देखिए कालाहारी मरुस्थल बताया मैंने आपको कि बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है, ये भी एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। और इम्पोर्टेंट बात, कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। सहारा मरुस्थल के अंदर तुआरेग और बदुइन जनजाति हैं वो निवास करती हैं सहारा में, और कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। उसके बाद आता है नामीब मरुस्थल, नामीबिया में स्थित है, ये भी एक गर्म मरुस्थल है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर भी रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कोहरा ज़्यादा होता है तो बालू का स्तूप ढक जाता है, इस वजह से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। उसके बाद नुबियन मरुस्थल जो हैं अफ्रीका में सूडान के अंतर्गत स्थित हैं। देखिए कालाहारी मरुस्थल, नामी मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, ये सब कहाँ पर हैं, अफ्रीका के अंतर्गत स्थित हैं। इसके बाद आते हैं देखिए एशिया के मरुस्थल। अभी बात करी मैंने अरब का रेगिस्तान, अभी अरब के रेगिस्तान के बारे में बात किया अपन ने। देखिए आप लोग अरब का रेगिस्तान माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, इस प्रकार इन देशों के अंतर्गत ये अरब का मरुस्थल फैला हुआ है। उसके बाद आता है रूब अल खाली। रूब अल खाली जो है ये सऊदी अरब में स्थित है, वैसे तो एक प्रकार गर्म मरुस्थल है, और ये अरब जो मरुस्थल पड़ा ना उसी का एक भाग है, और इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये अरब मरुस्थल का ही भाग है। उसके बाद आता है तकला माकन मरुस्थल। तकला माकल जो मरुस्थल है चीन के तारिम बेसिन में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। ध्यान रखना आप लोग, ये जो तकला माकन जो है एक शीत मरुस्थल है जो चीन के तारिम बेसिन के अंतर्गत स्थित है, और चीन का एक प्रमुख परमाणु केंद्र जो है लोप नूर झील जो है इसके अंतर्गत चीन का परमाणु केंद्र यहाँ पर स्थित है। उसके बाद गोबी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के बीच में। वैसे तो चीन और मंगोलिया, लेकिन ज़्यादा जब डेप्थ में जानकारी पूछी जाती है तो पूछ लेता है उत्तरी चीन और दक्षिणी जो मंगोलिया है उसके अंतर्गत गोबी मरुस्थल पाया जाता है, और ये भी ठंडा मरुस्थल है। एक प्रकार भाई कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है ये भी थोड़ा आप नोट करते रहिए। ठंडा मरुस्थल तकला माकन मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल भी क्या है, ठंडा मरुस्थल है। और जो गोबी मरुस्थल है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के बीच में स्थित है। थार का मरुस्थल जिससे आप परिचित हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है थार के मरुस्थल को। तो आपको पता है कि भारत के में राजस्थान है, गुजरात, हरियाणा में फैला हुआ है राज्यों में, और थार के मरुस्थल का 61% जो भाग है वह क्षेत्रफल है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत फैला हुआ है। 61% जो भूभाग है वो थार का मरुस्थल का वो राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। तो एशिया में हमने पढ़ा अरब का रेगिस्तान, रूब अल खाली पढ़ा, तकला माकन पढ़ा, गोबी मरुस्थल पढ़ा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप गोबी मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में। और तकला माकन जो है वो भी चाइना के तारिम बेसिन में ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखिए आप ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। कई एग्जामों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से है। एक तो ग्रैंड सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और ये तामी डेजर्ट है, सिम्सन डेजर्ट है, स्टुअर्ट है। ये सब जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे
बड़ा मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे ग्रेट विक्टोरिया कहा जाता है। याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट होता है, आप देख लें मैपिंग के अंतर्गत कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना, वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इसी के प्रकार देखिए आप लोग, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, तनामी है, सिम्पसन है, लिटिल सैंडी है, स्टुअर्ट आदि जो मरुस्थल हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो छोटा प्रश्न आता है उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम लिखिए। तो आगे भी इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को याद करें। और जो वैकल्पिक जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें विकल्प के आधार पर चयन करना होता है, वहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो आप इनके नाम याद रखिए कि ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी, सिम्पसन, लिटिल सैंडी, स्टुअर्ट, स्टोनी आदि जो मरुस्थल हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। अब देखिए आप लोग, अभी तक जो हमने पढ़ा के बारे में, जो स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ा, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इनके बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। आप इस लेक्चर को वापस आराम से देखें, कॉपी पेन लेके इसे लिखने का प्रयास करें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको। और कुछ जो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ उन्हें आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी उत्तर शैली जो है वो प्रभावी हो, और हमारा जो उद्देश्य इस क्लास को आप तक पहुंचाने का है वो पूरा हो। तभी होगा वो जब आप एक प्रभावी उत्तर लिख पाएंगे। जैसे बात करें, विश्व के गर्म मरुस्थलों की विशेष स्थिति समझाइए। जैसे विश्व के जो गर्म मरुस्थल हैं उनकी विशेष स्थिति मैंने बताई कि ये जो उपोष्ण वाला मरुस्थल है, उच्च अक्षांश वाले मरुस्थल हैं, उनके बारे में इसमें समझाना है। वर्षा रेखा के बारे में बताना है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले हैं वो गर्म मरुस्थलों के अंदर आते हैं। ठंडे मरुस्थल जो होते हैं उच्च अक्षांश वाले होते हैं। हमें पता है कि उपोष्ण जो दाब पेटी है, हमारा उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर मरुस्थलों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने बात करना कि जिन क्षेत्रों के अंदर वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा हो, वर्षा कम हो, वहाँ पर मरुस्थल जो हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इस बारे में हमें को उसमें समझाना है। उसके बाद है अफ्रीका के मरुस्थलों के नाम बताएं। अभी हमने पढ़ा अफ्रीका के मरुस्थलों के बारे में। आयु और उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार समझाइए। जैसे प्रीकैम्बियन है, कैलिडोनियन, हर्सियन, अल्पाइन पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर वलित पर्वत हैं। इस प्रकार जो हमने पढ़ा उसको आप लिखने का प्रयास करना। स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण कीजिए। दो पर्वतों के बीच में होगा अंतरपदीय होगा, पर्वत के तलहटी में होगा तो पर्वत पदीय पठार कहलाएगा। पर्वत, मैदान और पठारों का महत्व समझाइए। और एक क्वेश्चन और है कि ऑस्ट्रेलिया के पांच मरुस्थलों के नाम लिखिए। इस प्रकार ये जो 6 प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं, आप इन्हें लिखने का प्रयास कीजिए और समझें, और अपने उत्तर को प्रभावी रूप देने का प्रयास करें। तो साथियों, हमारे उद्देश्य की पूर्ति जब ही होगी जब आप एक अच्छा उत्तर लिख सकेंगे, और आपकी जो सफलता है वही हमारी सफलता है। हम आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास होगा वो हमारी तरफ से पूरा पूरा आपका साथ रहेगा। जो भी आपकी परेशानियां आ रही हैं उन्हें हम धीरे धीरे आपके सामने उनका समाधान लेके आएंगे, और अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम मिलते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित रूप से करते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि नियमित रूप से, अनुशासित रूप से पढ़ाई करने में हमें परेशानी होती है। परंतु साथियों, आपको समझना होगा कि जो समय है वो आपके अनुकूलित कभी नहीं होगा। आपको खुद को समय के अनुकूलित होना पड़ेगा। आप चाहें कि वो दिन आएगा, वो समय आएगा जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको अपने जो समय है उसी को आपको मैनेज करना है, और समय के अनुकूलित खुद को ढालना है, और अपनी पढ़ाई को
जैसे अपन कहते हैं कि युद्ध के पहले अपनी तलवार को धार दी जाती है, वैसे आप अपनी जो तैयारी है उसे अच्छी करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हो और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो यही कहता हूँ मैं आपसे कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। तो आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।